हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान क्लासेस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए पीवाईक्यू स्टार्ट किए हुए हैं और पीवाईक्यू साथियों 2016 से 2024 तक करा दिए हैं और ये लास्ट होने वाला है। ठीक है, 2025 का पेपर और ये जो है 2024 में नहीं हुआ था तो 25 में हुआ था। ठीक है, और विषय का नाम है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पाठन लेखन क्षमता का विकास। पहला पेपर है और आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेते हैं साथियों। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का प्रकार नहीं है। विकल्प ए है तद्भव, विकल्प बी है तत्सम, विकल्प सी है देशज, विकल्प डी है योग रूढ़। तो राइट आंसर जो है योग रूढ़ सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा गया है। तो तद्भव, तत्सम, देशज और एक विदेशज, ये जो है 4 होते हैं। बाकी इसमें योग रूढ़ आ गया है तो योग रूढ़ नहीं होता है तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, डी सही है। ठीक है, आगे बात करेंगे तो अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। विकल्प ए है ड ढ, विकल्प बी है य व, विकल्प सी है र ल, विकल्प डी है स ह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ड़ ढ। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, उच्छिप्त व्यंजन है ये सभी। आगे बात करेंगे तो आगे है प्रश्न संख्या 3, मुझसे बैठा नहीं जाता। तो इसमें भाव व्यक्त किया जाता है। वाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य है कि कर्मवाच्य है कि कर्तृवाच्य है कि उभयवाच्य है। तो राइट आंसर जो है भाववाच्य हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 4, निम्न में से एक परिमेय संख्या है। ठीक है, विकल्प ए दिया गया है q डज नॉट इक्वल टू 0, विकल्प बी दिया गया है p अपान जेड या p अपान क्यू, विकल्प सी दिया गया है p डज नॉट इक्वल टू 0, डी दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका p अपान क्यू सही हो जाएगा, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। p अपान क्यू एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, और यहाँ पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और ये जो p संख्या है q संख्या है तो क्या होती है, p का मान लीजिए 2 ले लीजिए, 2/3 ले लीजिए, 6/8 ले लीजिए, 7/10 ले लीजिए। ठीक है, 10/1 ले लीजिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो नीचे वाली संख्या है वह 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी कोई संख्या हो सकती है। और यहाँ पर अल्फ़ाबेट का प्रयोग नहीं करना है। अगर अल्फ़ाबेट का प्रयोग हुआ तो वह जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इतना समझ गए हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, श्वास के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण होता है। तो श्वास के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण होता है। विकल्प ए दिए गए सघोष एवं अघोष, विकल्प बी दिए गए है स्पर्श एवं ऊष्म, विकल्प सी दिए गए हैं अल्प प्राण एवं महाप्राण, विकल्प डी दिए गए हैं अनुस्वार एवं अनुनासिक। तो राइट आंसर जो है सी सही हो जाएगा, अल्प प्राण एवं महाप्राण, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 6 है, किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है। विकल्प ए 5 गुना, विकल्प बी 2 गुना, विकल्प सी दिए गए हैं 20 गुना, विकल्प डी दिए गए हैं 10 गुना। तो राइट आंसर डी सही हो जाएगा, 10 गुना। ठीक है, तो ये डी जो है राइट आंसर हो जाएगा 10 गुना। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 है, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो तुरंग का पर्यायवाची शेर होता है कि घोड़ा होता है, हाथी होता है कि मोर होता है। तो इसका राइट आंसर जो है तुरंग का मतलब होता है घोड़ा, और घोड़ा का जो पर्यायवाची है राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है घोड़े को और भी बोला जाता है, जैसे अश्व बोल दिया जाता है, अश्व माने भी घोड़ा होता है तो अश्व हो जाएगा। और अगला जो हो जाएगा घोटक, घोटक, और अगला हो जाएगा हयम। ठीक है, हयम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा वाज ही हो जाएगा, वाज। और जो है रविसुत, रविसुत। ठीक है, तो ये जो है तुरंग अर्थात घोड़े का पर्यायवाची है। आगे देखेंगे तो अगला है प्रश्न संख्या 8,
देवनागरी लिपि नहीं होती है। विकल्प ए है हिंदी भाषा की, विकल्प बी है संस्कृत भाषा की, विकल्प सी है गुजराती भाषा की और विकल्प डी है मराठी भाषा की। तो राइट आंसर जो है गुजराती भाषा की सही हो जाएगी। देवनागरी लिपि जो है गुजराती भाषा की नहीं है, ठीक है। बाकी जो है हिंदी भी है, संस्कृत भी है, मराठी भी है। तो राइट आंसर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। तो इसमें देखिएगा अंताक्षरी लिखा गया है, इसमें शुद्ध कौन सा है चारों में। तो इसमें जो है अंत्याक्षरी, तो ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है अंताक्षरी नहीं होता है, ये भी नहीं, ये भी नहीं होता है, ठीक है। आगे देखेंगे तो प्रश्न संख्या 10 है, सोच समझकर खर्च करने वाला कहलाता है। ठीक है, जो बहुत सोच समझ करके पैसे को खर्च करते हैं कोई भी चीज़, तो उसको क्या कहते हैं? कृपण कहते हैं कि अपव्यय कहते हैं कि कंजूस कहते हैं कि मितव्ययी कहते हैं? तो उसको मितव्ययी कहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा कंजूस हो, खर्च हो, सोच समझ कर खर्च करता हो, तो उसे मितव्ययी कहते हैं, ठीक है। तो जो सोच समझ करके खर्च करता है उसको मितव्ययी कहते हैं, और जो धन का भोग या व्यय न करे उसे कंजूस कहते हैं। मतलब जो धन है उसको अगर खर्च ना करे तो वह कंजूस होता है, ठीक है। कंजूसी करने वाला व्यक्ति जो है वह कृपण कहलाता है, ठीक है। जो बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करता हो उसको कृपण कहते हैं। व्यर्थ या अनुचित खर्च करने वाला व्यक्ति जो है अपव्ययी होता है, मतलब बेवजह का खर्च करने वाला अपव्ययी हो जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है, संख्या 4, 5, 4, 7 में 5 का अंकित मान है। तो अंकित मान क्या होता है? अंकित मान वह संख्या स्वयं हो जाता है, जैसे 5 है तो 5 ही हो जाएगा, 4 है तो 4 ही हो जाएगा, 7 है तो 7 ही हो जाएगा, 4 है तो 4 ही हो जाएगा। तो अंकित मान वही स्वयं होता है, ठीक है। और इसमें पूछा गया है, इसमें विकल्प जो दिया गया है, इसमें राइट आंसर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अंकित मान पूछा गया है, ठीक है। डी नहीं, यहाँ 5 बी दिए गए हैं ना, बी तो दिए गया है, वही स्वयं होती है तो 5 सही हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर जो है बी सही हो जाएगा। चलिए आगे जो है प्रश्न संख्या 12 है, उपकार का विलोम है। तो उपकार का विलोम परोपकार होता है, विकल्प बी है सदाचार होता है, विकल्प सी है अपकार होता है, विकल्प डी है कदाचार होता है। तो उपकार का विलोम जो है अपकार होता है, तो राइट आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 13 है, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या होती है। ठीक है, तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या का मतलब जान रहे हैं क्या पूछा जा रहा है? सबसे छोटी संख्या बतानी है 3 अंकों की। तो सबसे छोटी संख्या 100 है, अगर 100 से एक भी कम करेंगे तो 99 हो जाएगा, 2 अंक में आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। 3 अंकों की सबसे पहली संख्या होती है, तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, प्रश्न संख्या 14 है, वसन शब्द का अर्थ है। विकल्प ए है कपड़ा, विकल्प बी है बुरी आदत, विकल्प सी है तीर, विकल्प डी है ये सभी। तो वसन का मतलब होता है साथियों कपड़ा, ठीक है। और कपड़ा का जो पर्यायवाची होता है वह होता है कपड़ा, और वस्त्र को वस्त्र भी कह सकते हैं, कपड़ा को आवरण भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 15 दिए गया है, लेखक एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती है, यह कथन किसने कहा है? तो विकल्प ए है सुकरात, विकल्प बी है प्लेटो, विकल्प सी है मांटेसरी, विकल्प डी है एनी बेसेंट। तो मांटेसरी जो है राइट आंसर हो जाएगा, सी विकल्प, ठीक है। आइए अब हम लोग अतलघुत्री की प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन अतलघुत्री पढ़ते हैं। और प्रश्न संख्या 16 है, स्वर के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए, ठीक है। तो स्वर के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर होता है,
दीर्घ स्वर होता है और प्लुत स्वर होता है। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर कम समय में उच्चारित होता है, जैसे अ, ई, उ, री। इसमें जो है कम समय लगता है। दीर्घ में क्या होता है? तो ह्रस्व से ज़्यादा समय लग जाता है। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर की तुलना में लंबे होते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। तो प्लुत स्वर क्या होते हैं? प्लुत स्वर और भी लंबे होते हैं और विशेष परिस्थितियों में प्रयोग होते हैं, जैसे संस्कृत में ये जो है, जो ये सिंबल है, इसको जो है डबल मात्रा का प्रयोग करते हैं इसको। जैसे ओम हो गया, ओम में बहुत ही ज़्यादा 3 मात्रा का समय लगता है। ओम में 3 बनाते हैं ना, इस प्रकार से ओम। ठीक है। तो ये जो है प्लुत में आ जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 17, विकारी शब्द किसे कहते हैं? ठीक है। तो विकारी शब्द वे शब्द हैं जिनका रूप बदलता रहता है। और जैसे अगर बात करें तो किसका किसका, जैसे कुत्ता हो गया, कुत्ता का क्या बोलेंगे? कुत्ते, कुत्तों, मुझे का हो जाएगा हमें, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं। तो ये सभी परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है। और कौन कौन से हैं जो परिवर्तन हो जाते हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 होते हैं जो विकारी होते हैं, मतलब इनका परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 18, सम संख्या किसे कहते हैं? ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कुछ। ठीक है। जैसे कि पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है। कोई न कोई मिलता है इसमें से। तो सम संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आता है। शेषफल 0 तभी आएगा जब 2 से विभाजित हो जाएगा और उसके इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8, 0 होगा। तो वह जो है 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, कोई भी संख्या हो। अगर उसके लास्ट में मतलब इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8, 0 हो रहा है तो वह 2 से विभाज्य होगा। ठीक है। सम संख्या होती है वह। इसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है। उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16। ठीक है। कोई भी संख्या हो, मान लेते हैं एक संख्या बताइए, मान लेते हैं यहाँ पर 8 है, 9 है, 7 है, 6 है, 5, 3, 2। ठीक है। ये एक संख्या है इतनी बड़ी। अब ये विभाज्य है कि नहीं है? तो क्या करेंगे, इकाई के स्थान पर देखिए 2 है तो ये पूरी तरीके से विभाज्य है। ठीक है। इसके आगे कुछ भी लगा लीजिए, 8 लगा लीजिए, 9, 7, 5, ये कोई भी संख्या होगी तो विभाज्य हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। ठीक है। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है साधारण वाक्य या सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। ठीक है। तो सरल वाक्य में एक मुख्य क्रिया, एक कर्ता होता है। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। मिश्रित वाक्य में एक मुख्य वाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं जो मुख्य वाक्य पर निर्भर होते हैं। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, गणेश शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो गणेश का जो पर्यायवाची शब्द होता है कौन कौन से होते हैं? तो गणेश शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं जिनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे विनायक, लंबोदर, गौरीनंदन, गणपति, गजानन, महाकाय, एकदंत, मोदकदाता, पार्वती नंदन, गणपति, गणाधीप, विघ्नेश, विघ्नेश्वर, वक्रतुंड, सिद्धि विनायक, मंगल मूर्ति, अंबिकेय, ईशान पुत्र और शंकर सुवन। तो ये जो है गणेश के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे, अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? 2 उदाहरण लिखिए। तो अनुनासिक वर्ण जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका अर्थात नाक की भी सहारा लेनी पड़ती है, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है उसे अनुनासिक कहते हैं।
उदाहरण के लिए अनुनासिक वर्णों को चंद्रबिंदु लगा करके दर्शाया जाता है, जैसे हंसना, आँख, चाँद इत्यादि। ठीक है, तो इसको जो है अनुनासिक कहते हैं। ऊपर वाला चंद्रबिंदु जहाँ दिख जाए जान लीजिए अनुनासिक है। प्रश्न संख्या 22 है, श्रुतलेख से आप क्या समझते हैं? तो श्रुतलेख का अर्थ है सुनते हुए को लिखना, अर्थात सुन करके लिखना जो है श्रुतलेख कहलाता है, जिसे इमला भी कहा जाता है। ठीक है, इमला को ही जो है श्रुतलेख कहा जाता है, मतलब सुन सुन करके लिखा जाता है। इससे सुनकर लिखने की कुशलता का विकास होता है। श्रुतलेख लेखन कौशल को विकसित करने का साधन है, परंतु इसकी सहायता से श्रवण कौशल भी विकसित किया जा सकता है, मतलब सुनने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है, ध्यान एकत्रित किया जा सकता है श्रुतलेख के माध्यम से। आगे प्रश्न संख्या 23 है, अनुस्वार एवं अनुनासिक का चिन्ह स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, दोनों में सिंबल क्या होती हैं उनको बताना है। तो अनुस्वार में कुछ इस प्रकार से चिन्ह होते हैं, ऊपर लगते हैं। हिंदी भाषा में स्वर के बाद आने वाले व्यंजन उच्चारण नाक से होता है, जैसे पंचायत, रंग, अंतिम आदि। ठीक है, तो ये स्लैश नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर बिंदु टाइप में है। दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है, स्वर होते हैं, अनुनासिक स्वर होते हैं और उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। उदाहरण आँख, चाँद। त्रुटिपूर्ण प्रयोग से शब्दों के अर्थ में अंतर आता है, जैसे हंस। हंस का मतलब होता है जल पक्षी, और हंस का मतलब है हंसने की क्रिया। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि जो चंद्रबिंदु है इसका इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा जो बिंदु अगर इधर उधर होगा थोड़ा सा तो वो त्रुटि हो जाती है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 24 है, गुणा में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, लिखिए। तो गुणा एक गणितीय संक्रिया है जिसमें एक संख्या को दूसरी संख्या से कितनी बार जोड़ा जाए। गुणा को दो संख्याओं को जोड़कर किया जाता है और परिणाम को गुणनफल कहते हैं। गुणा को x या स्टार द्वारा दर्शाया जाता है। गुणक मल्टीपल वह संख्या जो दूसरी संख्या से गुणा की जाती है, जैसे 4। ठीक है, गुण क्या होती है, गुण वह संख्या है जिसे गुणा किया जाता है, जैसे 5 गुणनफल दो संख्याओं को गुणा करने के बाद प्राप्त परिणाम, जैसे 20। ठीक है, तो गुणनफल क्या होता है, जब दो संख्याओं को गुणा कर दिया जाता है तो 20 आ जाता है, उसे क्या कहेंगे, तो उसे गुणनफल कहते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 है, समानार्थी शब्द के दो उदाहरण लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, समानार्थी शब्द वे शब्द हैं जिनका अर्थ दूसरे शब्दों के समान या लगभग समान होता है। उदाहरण के लिए सुंदर और आकर्षक, तेज और शीघ्र। प्रश्न संख्या 26 है, श श श का उच्चारण स्थान लिखिए। ठीक है, श तालव्य ध्वनि होती है, जीभ, तालु, ऊपरी मुंह से स्पर्श। उदाहरण शब्द शशि, शिशु। श मूर्धन्य है, जीभ मूर्धा, तालु के पीछे से स्पर्श। उदाहरण के लिए षष्ठी, षट। विशेषण है, स जो है दंत्य है, जीभ दांत से स्पर्श। उदाहरण समय, सत्य, संस्कृत। ये जो है ठीक है दंत्य हो जाएंगे। अगला बात करेंगे तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, ऐच्छिक शब्द का विलोम लिखिए। तो ऐच्छिक जो शब्द होता है, ऐच्छिक का सही विलोम होता है अनैच्छिक होता है। ठीक है, ऐच्छिक का अनैच्छिक। ऐच्छिक शब्द का अर्थ जो अपनी इच्छा या पसंद पर निर्भर हो उसे ऐच्छिक कहते हैं। अनैच्छिक क्या है, अनैच्छिक का अर्थ होता है इच्छा के बिना होने वाला, जो बिना इच्छा के होगा वह जो है अनैच्छिक होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 है, आघात किसे कहते हैं। ठीक है,
तो आइए जानते हैं साथियों आघात क्या होता है। इससे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके रखिएगा साथियों। आघात बोलते समय किसी शब्द के किसी अक्षर को या किसी शब्द समूह के किसी शब्द के उच्चारण को जो विशेष रूप से बल दिया जाता है उसे आघात, बलाघात या स्वराघात कहते हैं। शब्दों के उच्चारण में अक्षरों पर जो जोर लगता है उसे आघात या बल कहते हैं। ध्वनि कंपन की लहरों से बनती है। यह बल अथवा आघात उन ध्वनि लहरों के छोटी बड़ी होने पर निर्भर होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न संख्या 29। पठन कितने प्रकार का होता है? ठीक है, तो पठन मतलब होता है पढ़ना, और पठन भाषा के 4 कौशल में से एक है। ठीक है, 4 कौशल कौन कौन से हैं तो पहले तो ये बताइए। ठीक है, पठन कौशल के 4 कौन कौन से हैं तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, और ये जो है सीरियल वाइज चलते हैं, लेकिन जो लास्ट के 2 हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें जो दिया गया है पढ़ने में 2 प्रकार के होते हैं। तो एक होता है सस्वर पठन, दूसरा होता है मौन पठन। सस्वर पठन में क्या होता है, स्वर के साथ जैसे कि स्वर के साथ बोला जाता है, पढ़ा जाता है और पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण किया जाता है। मौन पठन में क्या होता है कि बोला नहीं जाता है, मन में मन ही पढ़ा जाता है। लिखित सामग्री को बिना आवाज किए जो है समझते हुए पढ़ना जो है कहलाता है मौन पठन। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 30। कोठारी आयोग ने गणित के विषय में क्या कहा है? ठीक है, तो कोठारी आयोग ने गणित के विषय में क्या कहा था? 1968 की शुरुआत में कोठारी आयोग ने गणित के महत्व पर जोर दिया। कहा कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान को उच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। विज्ञान और गणित स्कूली शिक्षा का अभिन्न अंग होना चाहिए। ठीक है, आइए आगे है लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, 10 क्वेश्चन आते हैं और 20 नंबर का होता है, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। आइए प्रश्न संख्या 31 लेते हैं। लेखन में वर्तनी अशुद्धि निवारण के उपाय बताइए। ठीक है, लिखते समय जो है अशुद्ध हो जाता है, क्यों होता है उसका उपाय बताइए। सही कैसे करेंगे? लेखन में वर्तनी अशुद्धि निवारण के उपाय, पहला है व्याकरण के नियमों को समझें। जब व्याकरण के नियम को समझ जाएंगे तो शुद्ध जो है लिखना स्टार्ट कर देंगे। किसी व्याकरण के नियमों, विशेष रूप से वर्तनी से संबंधित नियमों को समझना आवश्यक होता है कि क्या क्या नियम है लिखते संबंधित, ताकि व्याकरण पता रहेगा तो गलती नहीं होगी। दूसरा है नियमित रूप से पढ़ना। अगर लगातार नियमित रूप से पढ़ते रहेंगे तो भी जो है जानकारी होती रहेगी कहाँ पर कौन सा अक्षर शब्द, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पढ़ने से विभिन्न शब्दों को सही ढंग से लिखने और बोलने की आदत बनती है। ठीक है, अगर नियमित रूप से पढ़ा जाए तो लिखना भी जो है आसान हो जाता है और पढ़ना भी। ठीक है, तीसरा है अभ्यास करें। अगर लगातार अभ्यास किया जाए तो भी जो है जो लिखते समय गलती हो जाती है उसको भी कम किया जा सकता है। बार बार लिख करके या वाक्य में प्रयोग कर अभ्यास करें। लेकिन यही चीज़ अगर प्राइमरी लेवल के बच्चों की बात कही जाए साथियों, और अगर आप सीटेट वूटेट का एग्ज़ाम अगर देंगे तो वहाँ पर अगर बार बार कोई चीज़ बोला जा रहा है करने के लिए तो वह जो है गलत हो जाता है। ठीक है, बच्चों के लिए अगर कहिए कि याद करिए, बार बार लिखिए, बार बार ये दोहराइए, तो वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। लेकिन यहाँ तो बीटीसी है, ये तो करना पड़ेगा। ठीक है, चौथा है शब्दकोश का उपयोग करें। शब्दकोश का मतलब जो शब्द होते हैं उनका अर्थ क्या होता है उनको याद करना। अगर याद रहेगा तो जो है अच्छे से शुद्ध तरीके से लिख पाएंगे। किसी शब्द की सही वर्तनी अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करें। पांचवा है वर्तनी जांच करें। वर्तनी का मतलब है जो शब्द लिखा गया, अक्षर लिखा गया सही है या नहीं है। लेखन को ध्यान से पढ़ करके वर्तनी संबंधित अशुद्धियों को ढूंढना चाहिए और सुधार करना चाहिए उसमें। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 32 लेते हैं।
और प्रश्न संख्या जो 32 है साथियों, पूछा गया है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो है लगभग 8 भेद होते हैं। ठीक है, आइए पूरा जान लेते हैं। पहला होता है विधानवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध हो। उदाहरण के लिए ममता ने खाना खा लिया। ठीक है, विधानवाचक वाक्य है। इच्छावाचक क्या होती है? जो इच्छा से हो, जैसे ऐसे वाक्य जिनसे वक्ता की कोई इच्छा, कामना, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध हो। उन्हें ईश्वर, जैसे उदाहरण के लिए कहें अगर, तो ईश्वर करे सब कुशल लौटें। ठीक है, ईश्वर करे हर कोई कुशल लौट आए, तो ये जो है इच्छा की बात हो रही है। आज्ञावाचक वाक्य क्या होती है? तो ऐसे वाक्य जिनमें आदेश, आज्ञा या अनुमति का बोध हो। वहाँ जाकर बैठिए। ठीक है, तो ये आगे दे रहे हो कि वहाँ जाकर के बैठिए किसी को, तो आज्ञावाचक हो जाएगा। निषेधवाचक वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों से किसी कार्य के निषेध का बोध होता है, मतलब मना करने की भावना होती है जहाँ पर, वहाँ पर जो है निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे मैं घर नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं जाऊँगा मना किया जा रहा है। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कोई जानकारी मांगी जाती है, तो वहाँ पर जो है प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तो यहाँ पर क्या नाम है प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का भी जो है प्रयोग करना आवश्यक होता है। ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में। अगला है विस्मयाद बोधक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें आश्चर्य हो, शोक हो, घृणा हो, अत्यधिक खुशी हो, स्तब्धता आदि हो। ठीक है, इनका भाव हो तो जो है वहाँ पर विस्मयाद बोधक हो जाता है। ओह कितनी ठंडी रात है। संकेतवाचक वाक्य क्या होता है? ऐसे वाक्य जिनसे किसी क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो। उदाहरण के लिए अगर बात करें, अगर तुम परिश्रम करते तो आज सफल हो जाते। ठीक है, तो संकेत दिया जा रहा है कि उस समय अगर ये किए होते तो आज ये हो जाता है। ठीक है, संदेहवाचक वाक्य क्या होता है? ऐसे वाक्य जिनसे किसी प्रकार के संदेह या भावना का बोध होता है, उन्हें संदेहवाचक कहते हैं। वह बहुत तेज आज बहुत तेज बारिश हो सकती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 33 है विराम चिन्हों के प्रकार लिखिए। तो विराम चिन्ह क्या होता है? विराम शब्द वि धन रम धन घंग से बना है। इसका अर्थ है ठहराव या आराम। ये चिन्ह वाक्य और शब्दों के बीच अर्थ, भाव और स्पष्टता देने के लिए उपयोग होते हैं। विराम चिन्ह उनके संकेत, पहला होता है अल्प विराम, दूसरा होता है अर्ध विराम, तीसरा होता है पूर्ण विराम, चौथा होता है उप विराम, पांचवा होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, छठवां होता है योजक चिन्ह, सातवां होता है कोष्ठक चिन्ह, आठवां होता है उद्धरण चिन्ह, नौवां होता है विस्मयाद बोधक चिन्ह। तो ये सभी जो चिन्ह है, कोई ना कोई इसमें से एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, तो इस क्वेश्चन से जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में देना है। 10वां इसमें है लाघव चिन्ह। ठीक है, लाघव चिन्ह है। 11वां है निर्देशक चिन्ह, कुछ इस प्रकार से। 12वां है त्रुटिपूरक चिन्ह। ठीक है, यो इस प्रकार से होगा। और 13वां है लोपपद चिन्ह, तो वहाँ पर जो है लोप हो जाएगा। ठीक है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह तो कुछ इस प्रकार से होता है। दीर्घ उच्चारक चिन्ह कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, 16वां है समानता सूचक चिन्ह, अर्थात बराबर का चिन्ह इस प्रकार से होगा। प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। आरंभिक स्तर पर पठन की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। मतलब शुरुआती स्तर पर जो है पढ़ने संबंधित क्या उपयोग है उसको बताना है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, आरंभिक स्तर पर पठन से बच्चों में भाषा के प्रति रुचि जागृत होती है। पठन से वे शब्दों और वाक्य संरचना को समझने लगते हैं और भाषा कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना विकसित होता है। यह उन्हें आगे चल कर के स्वतंत्र पाठक बनाने में मदद करता है। ठीक है, भाषा के प्रति रुचि, पठन
बच्चों को भाषा सीखने में अधिक रुचि देता है। शब्दों और वाक्य संरचना को समझना। पठन से बच्चे भाषा के नियम और संरचना समझते हैं। भाषा कौशल का विकास। पठन बच्चे के भाषा कौशल को बेहतर बनाता है। ठीक है, पढ़ेंगे तो जो है उनकी जो भाषा होगी अच्छी होगी और पढ़ना जो है सुगम हो जाएगा, सरल हो जाएगा, सरल लगने लगेगा। आगे प्रश्न संख्या 35 है, गणित की संक्रियाओं में शून्य का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो गणित में शून्य केवल एक संख्या नहीं है बल्कि महत्वपूर्ण अवधारणा है। ठीक है, गणित में शून्य की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर किसी संख्या का बाएं तरफ लगा दीजिए तो उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर वही दाएं तरफ अगर जीरो बढ़ाता दिया जाए तो 10 गुना जो है बढ़ता है, उसका 10 गुना बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो पहला है योगात्मक। किसी संख्या में जोड़ने पर संख्या अपरिवर्तित रहती है। जैसे 5 में 0 जोड़ दिया जाए तो इसका कोई मतलब नहीं है जीरो का, तो 5 ही हो जाएगा। गुणात्मक में अगर देखा जाए किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर परिणाम हमेशा शून्य होता है। तो शून्य का मतलब है कि अगर कोई संख्या से गुणा कर दिया जा रहा है तो कितनी भी बड़ी संख्या हो वह जीरो हो जाती है। तीसरा होता है निरूपक। दशमलव प्रणाली में स्थान दर्शाने के लिए। ठीक है, तो जो जीरो होता है दशमलव प्रणाली में स्थान दर्शाने के लिए होता है। चौथा है निर्देशांक प्रणाली। केंद्र बिंदु दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, कि केंद्र बिंदु कौन सा है। जैसे मान लेते हैं 1 2, ठीक है, इसके पहले 0 है, -1 है, -2 है, तो ये दर्शाने के लिए कि ये बीच में है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 36 है, श्रवण कौशल के उद्देश्य लिखिए। तो श्रवण कौशल वह क्षमता है जिनके द्वारा व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुनकर समझकर उचित प्रतिक्रिया देता है। उद्देश्य की अगर बात करेंगे तो इसमें दूसरों की बात ध्यानपूर्वक सुनना होता है। उच्चारण सुन करके शुद्ध उच्चारण करना। ठीक है, अर्थ समझने की क्षमता का विकसित विकास करना। ठीक है, अर्थ ताकि अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, और वक्ता के भाव को समझना। वक्ता जो है जो बोलते हैं उनकी भाव को समझना, जब सुनेंगे तभी समझ पाएंगे, तो ये भी जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। ध्वनियों को पहचानने की क्षमता जो है वह भी जो है श्रवण कौशल के उद्देश्य होते हैं। ठीक है, शब्द भंडार को बढ़ाना। शब्द भंडार को बढ़ाए रहेंगे, ठीक है, तब भी जो है अच्छा सा उच्चारण हो पाएगा, तो समझने में सही रहेगा। ठीक है, समाज और जीवन संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी ग्रहण करना। ठीक है, आइए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 है, वाक्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वाक्य के जो आवश्यक तत्व हैं, पहला होता है सार्थकता। 4 प्रकार के तत्व होते हैं। ठीक है, पहला सार्थकता, आकांक्षा, अनन्वय और पदक्रम। तो सार्थकता क्या होती है, सभी शब्द अर्थपूर्ण हो। ठीक है, कोई भी जो शब्द लिखा जा रहा है वो पूरी तरीके से अर्थ प्रकट करे। दूसरा होता है आकांक्षा, शब्दों के बीच संबंध होना चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज़ बोला जा रहा है उसका अर्थ होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। तीसरा होता है अनन्वय। अनन्वय शब्दों का सही क्रम होना चाहिए। ठीक है, एक क्रम से होना चाहिए जिसका अर्थ निकले। चौथा है पदक्रम, शब्द सही क्रम में होना चाहिए, अन्यथा अर्थ जो है गलत हो सकते हैं। ठीक है, जैसे वह नहाता है तो नहाता पहले कर दीजिए, है दूसरे स्थान पर कर दीजिए, या चौथे स्थान पर कर दीजिए। इसी शब्दों को ही देख लीजिए, जैसे उदाहरण के लिए सही शब्द क्या है, राम बाजार गया। अब यही जो है बाजार गया राम, इसका कोई मतलब है, कुछ अर्थ ही नहीं निकल रहा है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 38 है, आप कविता द्वारा संख्याओं का क्रम कैसे सिखाएंगे, उदाहरण लिखिए। तो कविताओं के माध्यम से बच्चे को गिनती और संख्याओं का क्रम सिखाया जा सकता है। ठीक है, जो कविता होती है छोटे बच्चों को उनको कविता के माध्यम से सिखाइए। ठीक है, कहानी के माध्यम से सिखाइए, मूर्त वस्तुओं के माध्यम से सिखाइए। तो उदाहरण के लिए जो है पहला हो जाएगा
गिनती पर कविता, गिनती पर छोटी छोटी कविताएं बना करके सुनाइए। जैसे एक छोटी चिड़िया पेड़ पर सो, दो छोटी चिड़िया जा रही थी बाजार। तीसरा एक अगला उदाहरण लें तो बढ़ते क्रम पर कविता लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कविता लिख सकते हैं बढ़ती संख्या पर। संख्याओं के बीच संबंध बना सकते हैं, 1 और 1 2 होता है, 2 और 2 4 होता है। तो कुछ संख्याओं के बीच संबंध बना करके बता सकते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 40 और लास्ट क्वेश्चन है। तो साथियों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। टारगेट रहेगा 5000 लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, अच्छा खासा व्यूज आए या ना आए, लेकिन सभी को लाभ जो है होना चाहिए। ठीक है, तो व्यूज से नहीं मतलब है, लेकिन दूसरों को लाभ भी होना चाहिए अगर वीडियो बन रही है तो प्रश्न संख्या 40 है, संख्या 8350 को 5 से भाग दिया जाएगा और भाज्य भाजक भागफल और शेषफल लिखिए। ठीक है, अगर 8350 में को 5 से भाग दे दिया जाए तो भागफल क्या आएगा, भाज्य क्या होगा, भागफल शेषफल क्या होगा, उसको बताना है। ठीक है, तो विभाजित की जाने वाली संख्या भाज्य कहलाती है। विभाजक वह संख्या है जिससे भाग किया जाता है। भागफल वह परिणाम है जो प्राप्त होता है और वही बची संख्या शेषफल कहलाती है। समीकरण होता है एक, इसका जो फार्मूला होता है निकालने के लिए, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। और अगर इसको भाग देंगे साथियों तो भाग देने पर जो है उत्तर निकालिएगा। और भाज्य अगर इस बात करें इसमें कौन सा है, तो भाज्य जो है 8350 है और भाजक जो है 5 हो जाएगा, तो भागफल जो है 1670 आएगा और शेषफल जो है 0 हो जाएगा। तो एक बार भाग दे दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो जो है कैसा लगा साथियों बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और सब्सक्राइब कर सकते हैं ज्ञान क्लासेस एकेडमी चैनल, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं हमको, फेसबुक में 1 लगा दीजिएगा आगे। ठीक है, ज्ञान क्लासेस 1 मिल जाएगा। और ठीक है, अगला जो सब्जेक्ट रहेगा हम लोगों का वो रहेगा, ठीक है, अगला जो सब्जेक्ट रहेगा दूसरा पेपर रहेगा, तो हम उसको जो है अगले वीडियो में लेकर के आएंगे।